जोहार, नमस्कार। स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। तो आज का हमारा विषय है पाचन संबंधी समस्याएं और यूनानी चिकित्सा। इस संबंध में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर उसामा अख्तर। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। जोहार आदाब जी, तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि हमारे शरीर की जो पाचन क्रिया है वो किस प्रकार से काम करती है। बाकी समस्याओं पर तो हम बाद में बात करेंगे। देखिए, पाचन तंत्र जो है ना, हमारा शुरुआत मैंने जो है आपका जैसे कुछ इमेजिन करते हैं कुछ फूड अच्छी चीज़ें खाने के लिए, तो उसी टाइम से शुरुआत समझ ली हो जाती है। जैसे कि आप कुछ अच्छा फूड जो आपको बिल्कुल पसंद हो, आप उसको खाना चाहते हैं, तो आपका सलाइवा का सिक्रेशन होने लगता है, जिसको हम सेफेलिक फेज बोलते हैं। 3 स्टेजेज में अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को डिवाइड करेंगे तो उसके बाद फिर जो हमारा ओरल बकल जिसको बोलते हैं, वहाँ से शुरुआत होती है। फर्स्ट जब कोई भी फूड पार्टिकल हम लेते हैं तो उसमें फिर आपका जो सलाइवा का सिक्रेशन शुरू हो गया था इमेजिनेशन से, और उसके बाद जब आप खाना शुरू करेंगे तो फिर मस्टिकेशन करेंगे, उसको चबाएंगे, उसको छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल में अपने दांतों के जरिए से उसको तोड़ते हैं, और हमारा उसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम भी सिक्रेशन होता है, जैसे आपका अमाइलेज वगैरह का सिक्रेशन होता है, जो कि आपको जो है और कार्बोहाइड्रेट को वगैरह को वो डाइजेशन का काम शुरू कर देते हैं ओरल कैविटी से ही। उसके बाद जो है वो जो फिर वो छोटे छोटे पार्टिकल जो है वो एक गोले की तरह, जिसको बोलस बोलते हैं हम लोग, है ना, जो फूड का बोलस जो है वो फिर जो ओसेफोगस के थ्रू, उसके बाद जो कैनाल है ओरल कैविटी के बाद में, और जो स्टमक के बीच में जो कैनाल है उसको बोलते हैं ओसेफेगस। फिर वो ओसेफेगस के थ्रू जो है आपका स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद जो है आपका जैसे ही हमारे जो है वेगस नर्व होती है वो एक्टिव हो जाती है, और वो फिर जो है बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसमें कि आपका अमाइलेज है, लाइपेज है, इसका सिक्रेशन शुरू होता है, और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जिसमें खास करके जो है आपका मेन जो है जूस अगर बोलेंगे तो HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसका सिक्रेशन होता है। वो फिर और उनको फिर स्मॉल पार्टिकल्स में उनको डिवाइड करता है, और उसके अंदर एक मूवमेंट होती रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टालसिस। उसको यानी कि एक तरह का पल्सेटाइल मूवमेंट होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा फिर रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और वो फिर आगे की तरफ मूवमेंट करता है। जैसे आपको अगर देखते हैं जैसे वेवी टाइप का होता है, वेव की तरह, जैसे एक बार लहर की तरह जब बनती है उस तरीके से पल्सेटाइल मूवमेंट होता है। वो फिर वो आगे की तरफ फूड पार्टिकल को उसमें मिक्सिंग करेगा, मिक्सिंग करने के बाद उसको काइल या चाइम बोलते हैं जो है, उसके ज़रिए से फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर बहुत सारे जूसेस उसमें मिक्सअप होते हैं आपके, जो खास करके जो है आपका गॉल ब्लैडर है या लीवर से जो है कॉमन बाइल डक्ट है, उसके ज़रिए सिक्रेशन होकर के आ रहा है। वो कॉमन बाइल, जिसमें बाइल का सिक्रेशन हो रहा है, जो एक्चुअली मेन जो है आपको वो आपका जो फैटी फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए फिर वो हेल्पफुल होता है। फिर वो उसमें मिक्सअप होता है, और फिर उसमें स्मॉल फ्रेगमेंट्स में वो उनको तोड़ता है। और फिर आपका जो एक पेंक्रियाज भी है, उसी के साइड में एक और ग्लैंड है पेंक्रियाज, उसमें से फिर कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, जिसमें खास करके एमाइलेज है, लाइपेज है, ये सारी चीज़ें, और वो फिर फूड को डाइजेस्ट करते हैं बिल्कुल। अब फिर स्मॉल पार्टिकल में मिलने के बाद में, अच्छा, इसमें बहुत सारी जो कि HCl होता है, जो कि बहुत सारे जो हम फूड पार्टिकल बाहर से ले रहे हैं उसमें बहुत सारी जो है इन्फेक्टिव वाली चीज़ें भी हो सकती हैं, तो उनको भी वो किल करता है डाइजेशन के साथ में, यानी कि इन्फेक्शन को भी प्रोटेक्ट करता है वो। HCl जो है चूँकि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो, तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं उनको वो किल कर देता है उस कंडीशन। फिर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आपका नियर अबाउट 6 मीटर के लेंथ होती है, वहाँ से फिर वो उसमें बहुत सारे रुगी बोलते हैं, मतलब हेयर लाइक जो है उसमें स्मॉल जो है निकले होते हैं, जो म्यूकस लेयर होती है इंटरनल जो है इंटेस्टाइन की उसमें, और उससे फिर एब्जॉर्ब होकर के आपका जो है फिर लीवर में जाता है, प्रोसेसिंग होकर के फिर जो है आपका ब्लड सर्कुलेशन में आता है, ठीक है। फिर वो जो है किडनी की तरफ फिल्टर, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में फिर जाता है। उसमें भी लार्ज इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट होते हैं, जैसे आपका जो है असेंडिंग कॉलोन है, फिर ट्रांसवर्स कॉलोन है, डिसेंडिंग कॉलोन है, सिगमोइड कॉलोन है, फिर लास्ट में आपका रेक्टम के थ्रू होते हुए वो जो वेस्ट जो है मटेरियल हो बाहर की तरफ चला जाता है, और जो कि आपका जो है आपका स्मॉल जो है जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपका एब्जॉर्ब होकर के वो लीवर के थ्रू फिर ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, जो कि मतलब ये शॉर्ट में आप इसको ब्रीफ में समझ सकते हैं कि इस तरीके से, और जो भी वेस्ट मटेरियल वो रेक्टम के थ्रू जो है हम स्टूल के जरिए पास आउट कर देते हैं। जी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो मुख्य समस्याएं हैं कॉमन तौर पर जो आपको भी देखने को मिलती होंगी, ज़्यादातर जो मरीज़ आते होंगे, तो वो क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए, सबसे अगर कॉमन देखा जाए डाइजेस्टिव सिस्टम के, जो कि खास करके बच्चों में और जो है हमारे सीनियर सिटीजन बुजुर्गों में जो ज़्यादातर कंप्लेन लेकर के आते हैं, कॉन्स्टिपेशन के बहुत ज़्यादा, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के, और आजकल जो है एसिडिटी और फ्लैचुलेंस जो है आपका, या अल्सर के भी केसेस बहुत सारे लोग इस तरह के कंप्लेन लेकर के आते हैं।
और बच्चों में जो है इंडाइजेशन का जो है बहुत सारे, कुछ बच्चों में, सब में तो नहीं बोलूँगा, कुछ बच्चों में जो है इंडाइजेशन का और जो है आपका डायरिया, इस तरह का कंडीशन जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, इस तरह का कंप्लेन लेकर के आते हैं। कॉन्स्टिपेशन का चूँकि देखिए उसमें बहुत सारी एक जो है बच्चों में चूँकि प्रॉपर अगर वो वाटर इनटेक उनका अगर कम होगा, पानी अगर वो कम पीते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन हो। दूसरी चीज़ें हैं कि कोई एक पर्टिकुलर सिंड्रोम है जिसको हर्षविश्वर सिंड्रोम बोलते हैं, उसमें क्या है वो बहुत रेयर लेकिन बच्चों में मिलता है। वो न्यू बॉर्न में आपको एकदम बिल्कुल स्मॉल बेबीज़ में मिलेगा वो कंडीशन जो है। उसमें जो है उनके प्रॉपर जो हमारे इंटेस्टाइन की जो इंटरनल लेयर में रूगी होती है उनकी कमी होती है, जिसकी वजह से प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होता है और उनको बार बार स्टूल होता रहता है। और इसी तरीके से जो है आपको पानी का इंटेक अगर कम होगा तो होगा। लेकिन बच्चों में अगर होता है कि अगर 2 दिन 3 दिन में, बहुत छोटे बच्चे हैं, अगर 2 दिन 3 दिन में अगर स्टूल पास कर रहे हैं, उनको इतना पेनफुल नहीं हो, इतना हार्ड स्टूल नहीं होगा तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन तब भी वाटर कंटेंट उनको फिर जैसे 6 मंथ तक तो ऐसे बच्चों को हम लोग बोलते हैं कि मदर फीडिंग के ऊपर ही रहने का है। सीनियर सिटीज़न में खास करके आजकल के जो है उसमें जो है अगर कि बहुत सारे जो है लोग उनको बीपी की परेशानी रहती है और बीपी का मेडिसिन 50 साल के बाद भी ये समस्या काफ़ी कॉमन हो जाती बिल्कुल है। बिल्कुल अगर जो है अब उसमें 45-50 के बाद जिनको भी अगर बीपी का प्रॉब्लम हो रही है और ब्लड प्रेशर की अगर वो मेडिसिन लेते हैं तो ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन है उसका एक साइड इफ़ेक्ट आप बोल सकते हैं, या मतलब उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ये देखने में आया है कि उनको कॉन्स्टिपेशन होती है। तो कॉन्स्टिपेशन होने के बाद जो है आपको अगर कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत हो गई तो उससे कई प्रॉब्लम आपको बढ़ सकती है। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड भी हो सकती है, दूसरा कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड आपको अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है बार बार आपको, तो सबसे पहले तो आपको पाइल्स की समस्या होने का खतरा रहता है कि आपको जो है कॉन्स्टिपेशन हार्ड स्टूल होगा, आपका रेक्टम में जाकर के स्टूल जो है आपको प्रॉपर पास आउट नहीं करेंगे। तो वहाँ से जो आपका वेन जो है, आपका जो इंटेस्टाइनल वेन जो है, मेसेंट्रिक वेन बोलते हैं, जो फूड पार्टिकल जो एब्जॉर्ब होकर के आपका लीवर को जा रहे हैं उसको प्रेस करता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो स्वेलअप हो जाती है। स्वेलअप होकर के फिर या तो ब्लीडिंग पाइल हो सकती है, नॉन ब्लीडिंग पाइल होगा तो मस्से की तरह वही जो है इंगोर्ज कर जाएगी। इंगोर्ज करना मतलब बोल सकते हैं वो ज़िगज़ैग टाइप का वो जो है वेन अगर उसको प्रेस करके रखेंगे तो वो ब्लड तो उसमें एब्जॉर्ब होता रहा है, उसमें जो सप्लाई है वो आ रही है, लेकिन वो वापस की तरफ जो है रिटर्न बैक लीवर को नहीं जा रहा है। तो उसमें क्या होगा कि आपको वो इंगोज मतलब फैलते फैलते वो बिल्कुल एक मस्से की तरह जो है मांस शक्ल तैयार कर लेता है, और उसके बाद जो है वो आपको फिर लास्ट में अल्टीमेटली फिर ब्लीडिंग भी हो सकती है, नहीं होगा तो मस्से की तरह हो जाएगा। तो यूनानी चिकित्सा में इसका क्या इलाज है? कॉन्स्टिपेशन अगर जैसे देखिए 2 चीज़ें, अगर कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रहा है तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन को ही हम लोग देते हैं। उसमें जो है हम लोग सबसे पहले फूड, जब भी कोई चीज़ अगर प्रॉब्लम हो रही तो हम लोग उसको सजेस्ट करेंगे कि अपना जो है आप रूटीन सही कीजिए खाने पीने का, यानी कि टाइमिंग एक तो सही होनी चाहिए। लेट नाइट अगर जगते हैं उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, खाना आप लेट नाइट खाते हैं तो भी कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होते हैं। तो सोने से कम 2 घंटा पहले खाना खाइए, सबसे पहली चीज़ तो ये है। लेट नाइट में बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं और मेडिसिन के बाद हो रहा है तो फिर तो आपका डाइट अगर चार्ट अगर सही करेंगे तब भी हो सकता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन रहे। तो फिर कॉन्स्टिपेशन से जो है सबसे पहले बोलेंगे कि उनको फाइबरस डाइट ज़्यादा लें, सलाद का ज़्यादा इंटेक करें, या कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो हम लोग देते हैं, जैसे कि एक जो है फिग, इंजीर, वो जो है हाँ इंजीर लेग्जेटिव के तौर पे काम करता है, और अगर बड़े ज़्यादा बुझे तो उसमें कैल्शियम वगैरह भी, मैग्नीशियम वगैरह, वो बोन को भी स्ट्रॉन्ग करेगा और एज ए लेग्जेटिव यानी वो स्टूल को क्लीन कराएगा। समझ उसमें आयरन की भी मात्रा, हाँ आयरन भी होता है उसमें, आयरन में तो ब्लड बनाने में भी हेल्प करता है, और फिर कैल्शियम भी है उसमें, मैग्नीशियम भी है। तो वो तो एक ऐसे इस तरीके से दे सकते हैं। फिर ऐसे खाने में बोल सकते हैं कि खाने के बाद में आप जो है पपाया है या जो है आप अमरूद है, वो चूँकि उसके अंदर फाइबर होते हैं तो वो आपको जो है खाएंगे फूड, या सलाद है, सलाद के अंदर भी बहुत सारा फाइबर है, तो उसकी वजह से अगर इनमें नहीं होता है कंट्रोल, तब फिर हम उनको मेडिसिन में, जैसे हमारे यहाँ मेडिसिन में जैसे त्रिफल मोलाइन है, या सुफेमुसिल है, ये सुफेमुसिल है, या फिर जो है त्रिफल ज़मानी, इस तरह के जो कंपाउंड फॉर्मुलेशन है उनको देने के लिए सजेस्ट करते हैं कि उनको अगर किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिपेशन हो गया और उसे इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए क्या हो सकता है? इंस्टेंट रिलीफ के लिए वही फिर सुफेमुसिल है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, समझिए वो परगेटिव टाइप का, मतलब लेग्जेटिव मतलब जो सिर्फ आपका स्टूल को नरम करके जो है आपको स्टूल मतलब लाता है, लेकिन परगेटिव बोलते हैं जिसको आपका, जिसमें सुफे जो है मैंने बताया कि मुसिल, तो सुबह मुसिल जो है वो समझिए परगेटिव नहीं, स्ट्रॉन्ग है वो, अगर देते हैं। अगर इस तरह का हो रहा है किसी को, कभी क्या होता है कि 10-10 दिन तक, 12-12 दिन तक स्टूल नहीं पास कर रहे हैं, बिल्कुल हार्ड स्टोन की तरफ, फिकोलिथ बोलते हैं जिसको, लिथ बोलते हैं एक्चुअली स्टोन को, तो फिको यानी कि फिकस बोलते हैं स्टूल जो है आपका, तो फिकोलिथ मतलब बिल्कुल ऐसा होता है जैसे स्ट्रॉन्ग पत्थर की तरह से हार्ड हो जाता है। तो उस कंडीशन में फिर हम लोगों को
मतलब वो 1 टाइम 2 टाइम उसको कंटिन्यूस तो उसको नहीं यूज़ करा सकते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है। तो उसमें सुफोफेमुसिल वगैरह जो एक कंपाउंड फॉर्मुलेशन है हमारा, उसको देते हैं ताकि वो जो इंस्टेंट रिलीफ हो उनको सिर्फ, उसके बाद फिर आप उसको लेग्जेटिव पे ला सकते हैं या फिर उसको डाइट पे ला सकते हैं कि उनको सजेस्ट करके वाटर इनटेक बढ़ा करके। और क्या कुछ बीमारियां हो सकती हैं? ये तो कॉमन हो गया आपको जो कि कॉन्स्टिपेशन की हो गई। दूसरी चीज़ है आपको जो है आपका अल्सर, जैसे मैंने बताया था। अच्छा, अल्सर भी कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड है, मैं चूँकि बता रहा था बीच में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। चूँकि वो आपको एक तो पहली कंडीशन जो कॉन्स्टिपेशन से होती है वो जो पाइल्स की मैंने बताया। दूसरी कंडीशन है क्या है कि जब भी हम फूड पार्टिकल्स खाते हैं, खाने के बाद जब भी हमने जैसे सोचने से ही हमारा सिक्रेशन शुरू हुआ है सलाइवा का, लेकिन जब स्टमक में जब हमारा सॉलिड पार्टिकल फूड का हम लेते हैं तो जाने के बाद हमारा जो है वेगस नर्व ब्रेन को स्टिमुलेट करता है और फिर वो जो है मतलब इम्पल्स भेजता है, फिर वो हमारे जो स्टमक को जो है वो स्टिमुलेट करता है कि आप जो है डाइजेस्टिव जूस है या डाइजेस्टिव एंजाइम उसका सिक्रेशन करें, और ऑटोमेटिकली वो हमारा ब्रेन कंट्रोल करा उस तरीके से हो रहा है वो। लेकिन जब अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो आपका फूड पार्टिकल स्टमक में या इंटेस्टाइन में देर तक रुके रहेंगे, स्टूल पास नहीं हो रहा है आपको प्रॉपर, जो है आपकी जो है इंटेस्टाइन की क्लीनिंग नहीं हो रही या जो है रेक्टम की, तो क्या कोई स्टूल जब फूड पार्टिकल्स वहाँ स्टमक पर रुके रहेंगे तो क्या होगा, सिक्रेशन होता रहेगा थोड़ा थोड़ा। जब सिक्रेशन होता रहेगा तो चूँकि वो HCl का भी सिक्रेशन होगा जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि मतलब उसका pH इतना होता है 2 pH तक होता है। 2 pH मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको बोल सकते हैं आप। अगर उस एसिड में अगर हम अपनी फिंगर अगर डिप करेंगे तो फिंगर भी उसमें मतलब उस एसिडिटी की वजह से बर्न हो सकता है। तो हमारे पेट को कैसे प्रोटेक्ट करता है HCl प्रोटेक्ट करना है HCl एक्चुअली क्या है कि हमारे जो है बहुत सारे जो है लाभदायक जो है बैक्टीरिया भी होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, जो कि एक जो इंटरनल लेयर होती है स्टमक की और इंटेस्टाइन में, उसमें एक तरह का जो है वो सलाइवा ही जो हमारा ओरल जो है उसमें उस तरह का एक सिक्रेशन एक लेयर बनाता है, समझिए उसकी इंटरनल लेयर जो बिल्कुल चिपचिपा टाइप का होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। वो उस एसिड को जो है उसमें आपको जो है इंटेस्टाइन को डैमेज नहीं करने देता है उसकी वजह से, और वो उसमें बनता रहता है उसकी वजह से, जिसमें आप जब जैसे हम लोग कभी किसी को लूज मोशन होता है और उसमें फिर उसको गैस्ट्राइटिस होने का या अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है, इस तरह की कंडीशन में हम लोग बोलते हैं उनको किसी को भी कि दही खाइए। दही में क्या होता है एक्चुअली एक बैक्टीरिया ही होता है जो फायदेमंद बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैसिलस, जो कि वो बैक्टीरिया ही जो है आपका एक्चुअली उस तरह का प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बात करें तो काफ़ी प्रोबायोटिक्स भी होते हैं दही में जी, एक्चुअली वही क्या है, वो बैक्टीरिया जो है वो उनको आप जो है वो हेल्पफुल है तो प्रोबायोटिक आप बोल रहे हैं, वो हमारे बॉडी के लिए तो आपको अच्छा, चूँकि वो बैक्टीरिया तो हमारे बॉडी का जो नॉर्मल मैकेनिज्म उसके अगेंस्ट मतलब जो भी है प्रोबायोटिक इस वजह से बोलते हैं। उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, एक तो कि वो बैक्टीरिया जो प्रोटेक्टिव फ़ायदेमंद बैक्टीरिया है वो आपको एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है। दूसरी चीज़ क्या है कि वो आपका एंटीबॉडी बनाने के लिए उसके अंदर कुछ प्रोबायोटिक का जो जब डाइजेशन में हेल्प करता है तो वो आपका एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है वो उसमें भी जी। तो इस वजह से प्रोबायोटिक बोलते हैं ना कि वो बीमारी से लड़ने की क्षमता के लिए आपको एंटीबॉडी बनाने में हेल्प कर रहा है वो। इसलिए जैसे अभी गर्मी के दिन आ रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट तो आ ही चुके हैं, तो इस दौरान पाचन संबंधी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लोगों का खान पान कह ले या फिर बारिश भी आएगी तो उस वक्त भी डायरिया और अलग अलग तरह की बीमारियां पाचन संबंधी होती हैं। तो इस वजह से भी कहा जाता है कि दही आप खाइए तो उससे आपका पेट ठंडा रहेगा या ठीक रहेगा। एक्चुअली ठंडा, हाँ, उसका जो है अब उसका तासीर बोलते हैं कि ठंडा है, इस वजह से भी ठंडा रहने का है। और दही खाने से डाइजेशन में, चूँकि डाइजेशन में हेल्प उस तरीके से ही कर रहा है कि वो आपका प्रोडक्ट एक तो जो है वो इंटरनल लेयर को जो है प्रोटेक्ट कर रहा है। तो जब आपका इंटरनल लेयर प्रोटेक्ट करेगा तो जो सिक्रीशन हो रहा है आपका डाइजेस्टिव एंजाइम या जूस का, वो आपको इंटेस्टाइन को डैमेज नहीं करेंगे, तो डाइजेशन प्रॉपर होगा। चूँकि डाइजेस्टिव जूसेस तो हमारे बॉडी से वो रिलीज़ हो ही रहे हैं और वो प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी आप ज़्यादा स्पाइसी फूड लेते हैं तो स्पाइसी फूड खाने के बाद में दही खाने से क्या होता है कि अगर स्पाइसी फूड लेते हैं तो सिक्रीशन आपका बढ़ जाएगा डाइजेस्टिव एंजाइम का या HCl का सिक्रीशन, क्योंकि वो ज़्यादा स्पाइसी फूड लेने से सिक्रीशन हमारा वो मतलब बहुत सारे ऐसे फूड पार्टिकल्स होते हैं जो सिक्रीशन को बढ़ाता है, जैसे मसाला वगैरह हो गए या कुछ आयरन का सप्लीमेंट है, इस तरह की चीज़ें। तो उस कंडीशन में दही लेने से क्या होगा कि वो आपका प्रोटेक्टिव लेयर को और स्ट्रॉन्ग करेगा, तो डाइजेशन प्रॉपर हो जाएगा, उसमें आपको डैमेज नहीं होगा इंटेस्टाइन को। तो इस कंडीशन में इसी वजह से बोलते हैं। अच्छा, दही खाने में एक ये भी है कि बहुत ज़्यादा उसमें अगर हम नमक वगैरह अगर उसमें मिलाएंगे तो वो फिर दही का जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया है वो उसमें किल हो जाते हैं।
तो किल हो जाएंगे तो उसमें आपको फिर जो है वो उतना फ़ायदा, ऐसा नहीं बोलेगा 100% वो किल हो जाएंगे कि आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, बहुत सारे, लेकिन ये है कि 50%, 70%, 80% किल होंगे तो आपको फ़ायदा कम मिलेगा फिर वो तो मतलब इसलिए कहा जाता है कि दही में आप गुड़ या फिर चीनी मिला करके खाएं। हाँ, गुड़ और चीनी भी ले सकते हैं या विदाउट गुड़ और चीनी के भी ले सकते हैं। गुड़ चीनी क्या है कि समझिए कि वो प्रोटेक्टिव होते हैं, उन बैक्टीरिया को और प्रिजर्व कर लेते हैं, इस वजह से वो डैमेज वो कम होते हैं। तो वैसे कंडीशन में आप ले सकते हैं, या सादा दही भी ले सकते हैं, खट्टी दही लेना है उसमें भी। खट्टी दही जो है वो ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि जब दही के अंदर जो है खट्टापन आता है तो यानी कि वो लैक्टो जो बेसिलस बैक्टीरिया है वो ज़्यादा बनते हैं। जी, तो यदि अगर किसी मरीज़ को अल्सर की बीमारी हो जाती है तो आप लोग किस प्रकार से उनका इलाज करते हैं यूनानी चिकित्सा में? देखिए, अल्सर में सबसे पहले जब भी हम बात ही कर रहे थे कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से अगर अल्सर हो रहा है तो उसमें एक तो है कि कॉन्स्टिपेशन को अगर ठीक करेंगे तो अल्सर, अभी वो अल्सर उससे नहीं ठीक हो जाएगा, लेकिन वो एसिडिटी हो रही है या जो एसिड का सिक्रेशन बढ़ रहा है जो और बढ़ाएगा अल्सर को, वो कम हो जाएगा उससे। दूसरी चीज़ क्या है कि दूसरे स्पाइसी फूड खाने से हो रहा है, तो स्पाइसी फूड को खाने के लिए उनको जो है मना करेंगे। कभी कभी बहुत सारे मेडिसिन वो यूज़ कर, हो सकता है उनको कोई पीरियड कोई और प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, तो उन मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, कुछ मेडिसिन ऐसी है जो कि उनको बोलते हैं कि सिंगल टैबलेट खाएंगे तो अल्सर होने के चांसेस होते हैं, मतलब वो स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग होती है जो कि वो अल्सर कॉज कर सकता है, तो उसमें वो चीज़ सजेस्ट करेंगे। जैसे फिर हम वही चीज़ है कि अल्सर में हम क्या करेंगे, अच्छा कभी क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था एक चीज़ की होती है हेलिकोबैक्टर पाइलेराई, एक तरह का बैक्टीरिया है, अगर वो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो अक्सर मतलब बच्चों में खास करके या जो यंग पीपुल्स हैं उनके अंदर उसके इन्फेक्शन से भी अल्सर होने के चांसेस होते हैं। तो फिर तो उसमें आपको जो भी उसका जो है एंटीबायोटिक है वो फिर यूज़ करना पड़ेगा, अगर उसके रीज़न वो है तो। लेकिन अगर जैसे दूसरी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं कि वो एक हमारे यहाँ एक जो है सुफुफियास लुसूस, यानी कि जो मुलहटी अगर आपने सुना होगा, उसको खांसी में भी हम लोग यूज़ कराते हैं, लेकिन उसका पाउडर करके और उसका पाउडर को भी यूज़ करवाते हैं, तो एज ए प्रोटेक्टिव लेयर वो बनाने में हेल्प करता है और वो कोटिंग करता है आपका इंटेस्टाइन का और स्टमक का, और उसको जो है वो कूलिंग का इफेक्ट भी करता है वो, है ना, तो उस में भी वो हेल्प करेगा इस तरीके से। फिर और जो है जैसे हमारे बहुत सारे समवियात बोलते हैं जिनको, जो मिस्टिजिलस जो है मेडिसिन होती है, जैसे आपका इसबगोल, तो इसबगोल 2-3 तरह का काम करता है। इसबगोल अगर हम यूज़ करें, सतह इसबगोल अगर आपने सुना होगा तो सतह इसबगोल क्या है कि वो एक तरह का वो चिपचिपा राल की तरह होता है, जैसे हमारा प्रोटेक्टिव लेयर बनाने में हेल्प करता है। दूसरी चीज़ है कि वो लेग्जेटिव भी है, कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है तो आपको कॉन्स्टिपेशन में भी वो हेल्प करेगा कि आपका जो है स्टूल क्लियर पास हो जाए, और दूसरी चीज़ क्या करेगा वो कि आपका एज ए प्रोटेक्टिव लेयर भी काम करेगा, और तीसरी चीज़ क्या है कि वो कूलिंग इफेक्ट करता है, एसिड का सिक्रेशन को भी कम कर देगा। तो इस तरीके से जो है हम, और भी दूसरी जो है जैसे आपका लुआबे बहीदाना है जो है ना, तो इस तरीके से जो मिस्टिजिलस इसको हम लोग बोलते हैं इनको मिस्टिजिलस, यानी कि लुआबियात वाली मेडिसिन है, इसको हम लोग देते हैं उसमें फिर जी। तो मैं कह रही थी कि गर्मियों में डायरिया की भी समस्या जो होती है लोगों को, थोड़ा भी डायरिया हो गया तो वैसे भी गर्मियों में हमारे शरीर का पानी तपिश से सूखता है, तो उसके अलावा डायरिया से बहुत ज़्यादा स्टूल पास होने की वजह से, लूज मोशन होने की वजह से डिहाइड्रेशन की समस्या भी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे तो इन चीज़ों से कैसे बचाव किया जाए? सबसे पहले तो अपना जैसे कि गर्मी के मौसम में बासी खाना तो अवॉइड करना चाहिए, स्ट्रीट फूड भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो कब बनाया है क्या है कि बैक्टीरिया जो है कि उनको ग्रो करने के लिए, प्रॉपर इन्फेक्शन कॉज करने के लिए एक तो हीट और ह्यूमिडिटी बहुत हेल्पफुल होता है। बारिश, अभी थोड़ी सी बारिश होगी तो और ज़्यादा होने लगेंगे, देखेंगे अगर बारिश, गर्मी का मौसम है, 1-2 बार बारिश हो, अगर उसमें हो गई तो देखेंगे बच्चे लोगों को बहुत ज़्यादा जो है लूज मोशन हो रहा है इस तरह का। तो उसमें एक तो फ्रेश फूड दीजिए, घर का फूड दीजिए, घर में बच्चों को या खुद भी सभी लोग उस तरीके के, एक तो सबसे पहली चीज़ ये करें। दूसरी चीज़, अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है, अच्छा डिहाइड्रेशन या जो डायरिया कंडीशन है, तो ये तो कोई ना कोई, जैसे कि मान लीजिए कि आपका डायरिया विब्रियो कोलरा एक बैक्टीरिया है, तो कोलरा वो जो है उससे होता है, तो डिहाइड्रेशन ही हो रहा है, उसमें लूज मोशन हो रहा है, तो उन के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, वो आपका इंटेस्टाइनल की जो लेयर होती है, कभी कभी ब्लीडिंग हो जाता है, ब्लीडिंग डिसेंट्री है या ब्लीडिंग डायरिया भी हो सकता है, तो उसमें क्या है कि वो फिर वही कि हमारे जो इंटेस्टाइन की जो लेयर है उसको सिर्फ डैमेज नहीं करेगा, बल्कि वो उनके जो स्मूथ मसल्स जो होते हैं, जो उसकी आउटर लेयर है, वहाँ तक वो पेनिट्रेट करके वो डैमेज कर सकता है जी। तो ब्लीडिंग होने लगेगी, फिर यानी कि जो स्मॉल जो मेसेंटरिंग वेन है, आर्टरीज हैं, उनको जो है वो डैमेज करेगा और फिर ब्लीडिंग कॉज कर सकती है, कभी कभी कंटिन्यू। उसमें एक ध्यान रखना है कि बच्चों को बहुत सारे उनको ब्लीडिंग डायरिया हो रहा है, लेकिन उनको पता नहीं चल पाता है, उनको ब्लैक स्टूल हो सकता है कि वो पेट खराब है, तो ब्लैक स्टूल अगर जब भी होता है, रेड भी हो सकता है, रेड होगा तो बोलेंगे हाँ ब्लड आ रहा है बच्चे लोग, है ना, लेकिन ब्लैक अगर हो रहा है तो भी इसका मतलब आपको ब्लड आ रहा है ना।
तो उसमें हम लोग उसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं कि अगर ब्लैक स्टूल हो रहा है तो फिर अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन से यानी कि ब्लीडिंग हो रही है, अपर पार्ट से हो रही है, स्टमक से हो रहा है। अगर रेड हो रहा है यानी कि लोअर पार्ट से होने के चांसेस हैं उसमें, क्योंकि अपर पार्ट से जब एसिड और ब्लड का जब कॉम्बिनेशन मिलता है तो वो ब्लैकिश कलर का हो जाता है। तो यानी कि एसिड का सिक्रेशन तो आपका स्टमक में हो रहा है या अपर पार्ट ऑफ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन तक बहुत माइनर उसमें जा रहा है, तो वहाँ तक चूँकि फिर वहाँ पर जो है आपका पेंक्रियास से जो सिक्रेशन हो रहा है और आपका लीवर से जो डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन हो रहा है वो उसको फिर न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिडिटी को, है ना, जो HCl जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है वहाँ पर। एक समस्या है डॉक्टर साहब, बहुत कॉमन लोगों में देखने को मिलती है कि गैस की समस्या, आम भाषा में लोग कहते हैं कि मुझे बहुत गैस हो गई है, या व्यस्ततम शेड्यूल की वजह से लोग खाना पीना अवॉइड कर देते हैं, काफ़ी देर तक भूखे अगर रह जाते हैं तो जो एसिडिटी आप कहते हैं ना, एसिडिटी हो जाती है, गैस हो जाती है, तो ये क्यों होता है और इससे कैसे बचाव किया जाए? एसिडिटी अगर देखेंगे, मैंने अभी बताया भी था उसको कि एसिडिटी एक्चुअली जब बहुत सारी वजह से हो सकता है। खान पान में आपका जो है अगर स्पाइसी फूड लेंगे तो एसिडिटी होगी, कॉन्स्टिपेशन से भी एसिडिटी होती है, क्योंकि मैंने बताया कि जब भी एसिडिटी होगी तो एसिडिटी में क्या होता है कि आपका जब कॉन्स्टिपेशन होगा तो सिक्रेशन आपका नॉर्मल जैसा होना चाहिए, तो कॉन्स्टिपेशन में सिक्रेशन बढ़ जा रहा है। और जब एसिडिटी क्या है, एसिड यानी कि बढ़ जा रहा है हमारा, जब भी डकार हो रही है या इस तरह की चीज़ें आप है तो आपको जो है खट्टी डकार बोलते हैं बहुत सारे लोग, एसिडिटी होगी तो फर्स्ट कंप्लेंट है। अगर एसिडिटी वही बढ़ता रहेगा तो फिर अल्सर में कन्वर्ट हो है, क्योंकि वो एसिड बार बार जो है आपका जो इंटेस्टाइन और स्टमक की जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको धीरे धीरे फिर डैमेज करेगा वो, क्योंकि उसकी एक कैपेसिटी है, वो धीरे धीरे बार बार सिक्रेशन बढ़ेगा तो इरिटेट करते करते धीरे धीरे जो है सिक्रेशन को की वजह से वो जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो बार बार थोड़ी थोड़ी करके वो डैमेज होती है, और डैमेज होने के बाद में जो है वो आपका जो है अल्सर कॉज कर सकता है। अल्सर में भी डिफरेंट टाइप का अल्सर होते हैं, जो इसमें आप अगर उसको बोलेंगे तो मैं बता देता हूँ कि जैसे कि एक तो होता है जो आपका स्टमक में हो रहा है, दूसरा है कि आपका इंटेस्टाइन में हो रहा है। इंटेस्टाइन में भी आपका जो फर्स्ट पार्ट ऑफ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर होता है, ठीक है, जिसमें पेप्टिक अल्सर बोलते हैं अगर, तो दोनों को ही उसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं। और अगर ड्यूडेनल अल्सर है तो यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, और जो है गैस्ट्रिक अल्सर हो रहा है यानी कि इसका आपका स्टमक के अंदर में हो रहा है। तो अगर यही सिक्रेशन होने के बाद बार बार एसिडिटी हो रही बोल रहे हैं तो ये हो सकता है कि उनको अल्सर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपको एसिडिटी हो रही, खट्टी डकारें आ रही और डकार में आपको जलन आ रही, जो भी आप बेल्चिंग कर रहे हैं इस तरह की चीज़ें, तो उसमें तो बार बार जो अगर इस तरह का हो रहा है तो आप अलर्ट हो जाइए कि आप कॉन्स्टिपेशन पहले अपना जो है उसको ठीक कीजिए और स्पाइसी फूड अवॉइड कीजिए। अगर कुछ इस तरह के मेडिसिन लेते हैं आप तो फिर डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए कि हमें जो है मेडिसिन को मतलब इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है उसको कुछ चेंज करना है या नहीं करना है, उसमें डिस्कस करके आप चेंज कर सकते हैं उसमें। जी, ये तो हो गई समस्याओं के बारे में। हम अब आपसे जानना चाहेंगे कि अपने पाचन क्रिया को और एकदम स्वस्थ हेल्दी रखने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, और ऐसी कॉमन दवाएं जो हो सकती है जो हम रेगुलर तौर पे या फिर कभी कभी स्किप करके ले सकें जिससे हमारा पाचन तंत्र एकदम स्वस्थ मजबूत रहे। लूज मोशन अगर जैसे इनिशियल स्टेज में जैसे बच्चों में होता है, सबसे मैं बता देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ मैं उसको। बच्चों में अगर हो रहा है तो घर के अंदर में आपका मेथी का दाना हमेशा रहता ही होगा, पचफोरन के अंदर जो है मसाला होता है, तो उसके 4-5 दाने उसको पाउडर करके आप दे सकते हैं बच्चों को, इस तरीके से होगा तो डाइजेशन प्रॉपर उसमें होगा। फूड जैसे डाइजेशन अगर किसी को बच्चों में ही अगर होता है कि उनको प्रॉपर फूड डाइजेस्ट नहीं होता है तो घर के अंदर आप जो है उनको खाने में, बहुत छोटे बच्चों को तो नहीं लेकिन थोड़ा जो है 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो उनमें जो है आप जो घर में स्पाइसेस होते हैं उनको स्मॉल क्वांटिटी में उनका पाउडर को यूज़ के फूड के साथ में दे सकते हैं डाइजेशन प्रॉपर बढ़ाने के लिए। दूसरी चीज़ है क्या है कि बच्चों में ही मैं बता रहा हूँ, मैं अभी बड़ों में बाद में आऊँगा, जो है पपीता के अंदर एक एंजाइम होता है पेपिन बोलते हैं, तो अगर उनको प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है तो खाने के बाद में उसको 2-4 पीसेस कम से कम पपीते का खिलाने का आदत पपीता बनाएंगे। कच्चा या फिर पका हुआ में भी होता है, कच्चा में भी होता है। कच्चा लेकिन बच्चे उतना इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे तो पका हुआ ही उनको बेटर होगा कि आप दें उनको। कच्चे में हालांकि वो ज़्यादा होता है वो, लेकिन पका हुआ देंगे तो वो भी वो डाइजेस्ट करने में वो पेपिन वो इस तरीके से होगा। पाचन तंत्र सही रखने के लिए हमको सबसे पहले तो अपना रूटीन सही करना होगा। खान पान में हम अपना बैलेंस डाइट लें। जैसे अभी आप बोले कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा पाचन की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा नहीं है कि पाचन की प्रॉब्लम गर्मियों में होती है ज़्यादा, ऐसा नहीं। हमारा डाइट का रूटीन अगर सही है तो गर्मियों में भी नहीं होगी और सर्दियों में भी नहीं होगी। सर्दी में आप इस तरह का फूड लेते हैं ज़्यादातर, क्योंकि हमारे बॉडी को हीट करके रखना है, उसको ज़्यादा जो है ठंडी नहीं लगनी चाहिए, तो उस तरीके से जब उसमें जो है आप फैटी फूड भी लेते हैं तो डाइजेस्ट हो जाता है, जो कि आपको बॉडी को हीट अप रखना है, वो एनर्जी का ज़्यादा वो सोर्स जो है होता है इस वजह से। दूसरी चीज़ क्या है कि आप प्रोटीन वाली हाई प्रोटीन की भी डाइट लेंगे तो वो इजीली डाइजेस्ट। लेकिन गर्मी में चूँकि हमारा बॉडी जो है स्वेटिंग करने के लिए, बॉडी को कूलिंग करने के लिए भी आपका बॉडी इंगेज है,
तो आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग मतलब एक तो वो हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो ऐसे फैटी या ऑयली फूड नहीं ले तो अच्छा होगा, क्योंकि वो फिर जो है आपका बॉडी को वो हीट भी प्रोडक्शन करेगा, और ऑलरेडी जो है क्लाइमेट में हीट है तो फिर वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा वो। तो उसमें जो है आपको ऐसा फूड लें जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, इजीली डाइजेस्टेबल हो, और जो है वाटर रेगुलर कंटेंट की आपने बात की, तो वाटर कंटेंट गर्मियों में कितना हमें लेना चाहिए जो सफिशिएंट हमारी बॉडी के लिए, लीटर्स में हमें बताएं। एक्चुअली जो है ना, जैसे वो हमारे एक नॉर्मल एवरेज अगर एडल्ट की बात करें तो उसमें 2.5 लीटर से 3 लीटर हम लोग बोलते हैं कि वो 24 घंटे में आपको पानी पीना है ना। अब उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अब एक एवरेज जो है 60 kg का वेट का, अगर मान लीजिए कोई 70-80 kg का बॉडी किसी का वेट है, तो उसमें फिर हम बढ़ा सकते हैं थोड़ा बहुत कि आप जो है 3 लीटर से ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि आपको बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग। लेकिन उसमें भी हमारा किडनी की कैपेसिटी कितना है वो जो है फिल्टर आउट कर सके, वो भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं किसी का किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है और हम उसको 3 लीटर 4 लीटर बोलेंगे तो फिर आपके बॉडी के अंदर स्वेलिंग होने लगेगी, क्योंकि वो पानी एब्जॉर्ब हो करके फिर जो है प्रॉपर वो एक्सक्रीट आउट नहीं होगा। तो वो कंडीशन में देखना है। फिर छोटे बच्चे हैं तो उनकी किडनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 3 लीटर 4 लीटर तक वो प्रॉपर जो है वो एक्सक्रीट आउट कर सके, तो उसको 1.5 से 2 लीटर एक एज और वेट के अकॉर्डिंग भी उसमें डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन एक एवरेज जो है नॉर्मल 2.5 लीटर आप मान के चलिए कि 24 आवर में 2.5 लीटर पानी पीना है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो हमारे स्वेटिंग के ज़रिए भी पसीना जो है आपका के ज़रिए जो है आपका वाटर जो है इवापोरेट हो रहा है, तो उसमें आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 3 लीटर भी जा सकते हैं, 3.5 लीटर, बहुत ज़्यादा गर्मी तो 3.5 लीटर 4 लीटर तक भी जा सकते हैं कंडीशनों को। लेकिन एवरेज आप 2.5 लीटर मान के चलिए 24 आवर में पानी कम से कम पीना है आपको जी। और कोई ऐसी बात जो 2 लाइन में आप मुझे बता सकें यूनानी चिकित्सा के बारे में, जो पाचन क्रिया को एकदम तंदुरुस्त रख सके? पाचन तंत्र को जैसे कि मेडिसिन तो सिर्फ नहीं, देखिए सबसे बेहतर है कि अपना रूटीन को सही करें, एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए, पानी का जो है खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है, 1 आध घंटे के बाद पानी पीना है, ताकि जो डाइजेस्टिव जीस और एंजाइम है वो प्रॉपर फूड को जो है वो उसको टाइम मिले कि उसको जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाएं। उसके बाद जो है अगर हम उसमें मेडिसिन देते हैं तो मेडिसिन में आप जैसे रेगुलर, मैंने कहा कि कंडीशन सिर्फ यूनानी चिकित्सा के हिसाब से नहीं, उसमें दे सकते हैं आपकी क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से, जैसे ये सब गोल वगैरह जो भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर आए और हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया, इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर उसामा अख्तर, इन्होंने हमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी पाचन संबंधी समस्याओं के बारे में, यूनानी चिकित्सा के बारे में। तो आज के स्वास्थ्य चर्चा में बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।